वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे कि सॉलिड क्या होता है और सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली जो सॉलिड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमॉर्फस सॉलिड। आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं ये है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आप लोगों ने वो फर्स्ट वाला जो वीडियो है वो नहीं देखे है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, है ना। आज का जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। बेसिकली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है हमारे पास ये चार टाइप के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये चार टाइप के होते हैं। सबसे पहला है आयोनिक सॉलिड, दूसरा है कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, तीसरा है मोलिकुलर सॉलिड और चौथा है मेटालिक सॉलिड। क्या क्या बोले? फर्स्ट वन है आयोनिक सॉलिड, दूसरा है कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, तीसरा है मोलिकुलर सॉलिड और चौथा है मेटालिक सॉलिड, है ना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड क्या होता है वो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आयोनिक सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं अपन। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल आर चार्ज पार्टिकल। मतलब कि जो आयोनिक क्रिस्टल के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते, आयोनिक क्रिस्टल के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते वो हमेशा चार्ज पार्टिकल रहते। कैसे रहते हैं? हमेशा चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। और बेसिकली चार्जेस जो है वो दो है हमारे पास, एक है एनोन और एक होता है कैटोन। देन उसके बाद लिखा हुआ है द केटोन एंड एनोन में डिफरेंट इन साइज। मतलब एनोन का साइज और केटोन का साइज जो है वो दोनों में डिफरेंस हो सकता है। वो डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि उसके पीछे एक रीजन होता है। जनरली क्या होता है कि जो आयोनिक क्रिस्टल जो है तो हमारे पास दो आयंस है। एक्चुअली ये जो हमारे पास यहाँ लिख रहा हूँ ये जो आयंस है हमारे पास दो है, एक होता है कैटोन और एक होता है एनोन। एक होता है कैटोन, एक होता है एनोन। कैटोन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है क्योंकि कैटोन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इसीलिए इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। जबकि एनोन क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोन जो है ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दैट मीन्स इस पे चार्ज कौन सा आएगा? इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। क्योंकि जो आयंस है ये दो है, एक केटोन है एक एनोन है। और केटोन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि एनोन जो है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इसलिए इस पे चार्ज नेगेटिव आता है। अब जनरली होता क्या है यहाँ पर, ये जो एनोन जो है इस एनोन का जो साइज है, एनोन का जो साइज है वो बिगर रहता है। क्या रहता है? बिगर, मतलब साइज जो है वो बड़ा रहता है एज कंपेयर टू कैटोन। क्यों? क्योंकि एनोन में जो इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो मजबूती होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि एनोन के जो इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ यानी जो मजबूती होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए एनोन जो है इसका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू केटोन। इसका मतलब ये हुआ है कि एनोन साइज बिगर एंड केटोन साइज स्मॉलर। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। चलिए अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है द पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। मतलब जो आयोनिक क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब आयोनिक क्रिस्टल जिनसे बने हुए, तो आयोनिक क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स होते हैं
वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हेल्ड रहते हैं, मतलब वो जुड़े हुए रहते हैं। किसके? जो आयोनिक क्रिस्टल के जो पार्टिकल होते, आयोनिक क्रिस्टल के जो पार्टिकल होते वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड रहते हैं, मतलब वो जुड़े रहते हैं। और उनका जो चार्ज आए, उनके बीच में जो चार्ज के जो आयन है वो हमेशा अपोजिट होते। क्यों अपोजिट होते हैं इनके चार्ज? बेसिकली क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस निगेटिव को हमेशा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो निगेटिव के चार्ज अट्रैक्ट करता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि जो आयनिक क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए रहते हैं बिटवीन किसके बीच में? अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में, मतलब हमेशा इनका जो चार्ज रहेगा वो अपोजिट रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा और माइनस जो है वो प्लस को अट्रैक्ट करता है। जनरली अगर आप एटम की बात करो तो एटम मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये जो एटम है इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसका जो सेंटर जो रहता है ये न्यूक्लियस है ना। अब ये न्यूक्लियस एक्चुअली बना किससे रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस जो है ये बना रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे, और ये जो प्रोटॉन जो रहता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, और जो न्यूट्रॉन जो है ये हमेशा, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं, दैट मीन्स पूरा का पूरा न्यूक्लियस जो है वो क्या आ गया? प्रोटॉन आ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होता है इस न्यूक्लियस के आसपास, इस न्यूक्लियस के आसपास में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्शन करता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है। चलिए सेकेंड पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है आयोनिक क्रिस्टल आर हार्ड एंड ब्रिटल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब आयोनिक क्रिस्टल जो होते वो हमेशा हार्ड और ब्रिटल होते, हार्ड रहते और ब्रिटल होते। मतलब मान लो कि ये जो फली दाने वाली जो वो होती ना, क्या कहते हैं उसको, जो चिक्की बोलते हैं ना, चिक्की, वो देखोगे उसका जनरली ऐसा साइज है वो इस तरह का रहता है साइज। अब यहाँ पर देखोगे तो वो हार्ड रहता है ना, लेकिन अगर आप उसको आसानी से तोड़ना चाहो तो आसानी से टूट भी जाता है ना। जैसे NaC या सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड लोगे, वो देखने में बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, लेकिन जैसे आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे ना तो उसके जो आयंस है वो टूट जाएगा, मतलब सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग होगा। मतलब ये जो आयनिक क्रिस्टल जो है ये हमेशा हार्ड होते हैं लेकिन साथ में ब्रिटल भी होते हैं, मतलब अगर आप उसको तोड़ना चाहो तो बड़े आसानी से टूट भी जाते हैं। इसीलिए दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों? इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना मतलब कैसा कि कोई भी सब्सटेंस को अगर उसको ब्रेकआउट होना है ना, मतलब उस सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है तो मोर हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और ज्यादा हीट की जहां पर रिक्वायरमेंट होगी इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज्यादा होता है। आई थिंक थर्ड पॉइंट भी क्लियर है। अब आते हैं अपन फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है दिस आर नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक स्टेट। मतलब क्या होता है? These are non-conductors of electricity in solid state। मतलब ये जो आयनिक क्रिस्टल जो है, ये आयनिक सॉलिड जो है, ये सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर है, मतलब वहां से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। However, they are good conductor when dissolved in water। लेकिन जैसे ही आपने इस आयनिक क्रिस्टल को वाटर में डिसॉल्व कर दिए तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। देन इसके बाद में K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट K2SO4। देन उसके बाद में CaF2 कैल्शियम और ये कैल्शियम फ्लोराइड। देन नेक्स्ट KCl मीन्स पोटेशियम क्लोराइड। ये सब एग्जाम्पल थे पूरे किसके?
आयोनिक सॉलिड थे। तो चलिए अपन आयोनिक सॉलिड तो खत्म कर दी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सेकंड टाइप, और इसका सेकंड टाइप है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। कौन सा? कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो सबसे पहले इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या दिखा हुआ है? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड आर एटम। मतलब ये जो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मतलब ये जो सॉलिड है जिससे बना हुआ है, वो किससे बना हुआ? भी छोटे छोटे एटम से बने हुए। जैसे इसका फर्स्ट टाइप जो अपने देखे थे आयोनिक सॉलिड, उसमें क्या था कि भाई इस आयोनिक सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो किससे बने हुए थे? चार्ज पार्टिकल से बने हुए थे, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज से बने हुए थे। लेकिन कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के जो चार्ज पार्टिकल है वो किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। किससे? एटम से बने हुए हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। फिर सेकेंड, द एटम इन दिस क्रिस्टल आर लिंक्ड बाय अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स and form a rigid 3D network that form a Gantt molecule। मतलब कि भाई इस क्रिस्टल में जो एटम्स है, इस क्रिस्टल में जो एटम है वो किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं? भाई ये जो क्रिस्टल में जो एटम्स है वो हमेशा कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। ये जो इस क्रिस्टल में जो एटम्स है, मतलब ये जो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड वाला जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में जो छोटे छोटे जो एटम्स है, ये एटम इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक रहते हैं, मतलब जुड़े हुए रहते हैं, जिसके वजह से एक नेटवर्क बनता है। और जो नेटवर्क रहता है वो रिजिड 3D नेटवर्क रहता है। रिजिड का मतलब ये होता है कैन नॉट बी बेंड, आप उसको बेंड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा एक रिजिड 3D नेटवर्क जो है वो फॉर्म करता है, जिसके आगे वो गैंट मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। भाई गैंट मॉलिक्यूल क्या होता है? तो गैंट मॉलिक्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ना तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाता है और ना तो उसका एंड पॉइंट बताया जाता है, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, है ना, गैंट मॉलिक्यूल किस तरह से वो बनता है। क्लियर है ये पॉइंट? क्या है? द एटम इन दिस क्रिस्टल, मतलब इस क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक रहते हैं। कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं? लिंक है, मतलब जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर जो कोवैलेंट बॉन्ड जो है हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ रहता है ना, जिसकी वजह से क्या फॉर्म करता है? कौन सा नेटवर्क फॉर्म करता है? 3D वाला, और वो भी 3D कौन सा? रिजिड, जिसको आप बैंड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और एक क्या बनाता है? गैंट मॉलिक्यूल, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आई थिंक सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ड्यू टू रिजिड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल आर वेरी हार्ड। In fact, they are the hardest and most incompressible of all the material। मतलब इस रिजिड और स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर की वजह से, इस रिजिड और स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर के वजह से ये जो कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल जो है, या जो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड जो है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। बात समझ में आ रही है कि ये जो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड जो है ये हद से ज्यादा हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक तो रिजिड की वजह से, मतलब ये इसको आप बैंड ने कैन नॉट बी बेंडेड, मतलब रिजिड की वजह से, और स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर के वजह से, क्योंकि इनके बीच में जो स्ट्रक्चर जो ये फॉर्म होता है, इनके बीच में जो बॉन्डेड रहता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, जिसके वजह से ये हमेशा क्या हो जाता है? हमेशा हार्ड होता है। जैसे डायमंड है ना, डायमंड जो कॉर्ड्स वगैरह जो है ये बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, वो इसी के एग्जांपल है। इनफैक्ट दे आर द हार्डेस्ट एंड मोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल ऑफ ऑल द, मतलब जितनी मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो सारे मटेरियल में से ये सबसे हार्डेस्ट है, और यहाँ तक कि इनकॉम्प्रेसिबल है। अगर आप उसको कॉम्प्रेस करना चाहो तो आप कॉम्प्रेस भी नहीं कर पाओगे, और जो चीजें कॉम्प्रेस नहीं होती उसी को अपन बोलते हैं इनकॉम्प्रेसेबल। बात समझ में आई है? थर्ड पॉइंट समझ में बात आ रही है? थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है भाई? इस रिजिड और स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर के वजह से जो ये जो नेटवर्क सॉलिड, ये जो क्रिस्टलाइन जो नेटवर्क सॉलिड है, ये हमेशा हार्ड होता है। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि ऑल द मटेरियल, जितने भी मटेरियल में सबसे ज्यादा ये हार्डेस्ट रहता है और इनकॉम्प्रेसिबल रहता है, जिसको अपन कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, है ना। आई थिंक थर्ड पॉइंट क्लियर है। देन नेक्स्ट पॉइंट
फोर्थ लिखा हुआ है दिस क्रिस्टल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इस क्रिस्टल का बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघलना, और बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? उबलना। ओके, चलिए पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है कोलेंट सॉलिड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। और सीधी सी बात हुई कि ये जो कोलेंट सॉलिड है ये कैसा है? पुअर कंडक्टर है। मतलब यहाँ से अगर आप हीट पास करना चाहोगे या इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करोगे तो आप बिल्कुल, जैसे डायमंड है तो डायमंड से अगर आपको हीट दोगे तो पिघलने वाला नहीं है, और अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी भी दोगे तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। आती है समझ में आ गई होगी बात। इसका कोई एग्जाम्पल क्या है? डायमंड है एग्जाम्पल, क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज का फार्मूला क्या होता है? SiO2। SiO2 क्या बोलते हैं? सिलिका। SiO2 को हम लोग बोलते हैं सिलिका। सिलिका के अलावा इसको बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कार्बोरेंडम। क्या होता है? कार्बोरेंडम। ये जो डायमंड, क्वार्ट्ज और कार्बोरेंडम जो है इसके पूरे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे ऊपर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा टाइप हमारा क्या था? मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा था? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब अपने को मॉलिक्यूलर सॉलिड कब मिलता है? ऐसा कोई सब्सटेंस सच एज Cl2 मतलब क्लोरीन, CH4 मीथेन, H2 हाइड्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन। जब इन सब्सटेंस का सॉलिडिफिकेशन होता है, ये जो सब्सटेंसेस है जैसे क्लोरीन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का जब सॉलिडिफिकेशन होता है तब हमको मॉलिक्यूलर क्रिस्टल मिलता है। इसने पूछा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कब मिलता है भाई? तो ऐसे सब्सटेंसेस जैसे क्लोरीन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनका जब सॉलिडिफिकेशन होता है तब अपने को मिलता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, अब चलो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं अपन। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड आर मॉलिक्यूल्स। भाई इसके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल रहते हैं, इसके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो किससे बने हैं? मॉलिक्यूल से बने हुए। आयनाइड सॉलिड के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो किससे बने थे? चार्ज पार्टिकल, है ना। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज से बने थे। इसके कंस्टिट्यूट कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो किससे बने थे? देखो, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो एटम्स से बने थे, छोटे छोटे एटम्स से बने थे, याद है। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो किससे बने हुए? तो जाहिर सी बात है ये मॉलिक्यूल से बनेंगे, है ना। अब इसका सेकंड पॉइंट है द बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवेलेंट। मतलब इस मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स है, जैसे मॉलिक्यूल जैसे H2 ले ली, H2 मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन। जब ये अलग, दोनों H अलग हुआ, ये अलग हुआ, है ना, इनके बीच में बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड है वो हमेशा कौन सा रहेगा? कोवेलेंट रहेगा। कौन सा? कोवेलेंट। ओके, द मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कई प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बने हुए रहते हैं, ना भाई। ये जो मॉलिक्यूल्स है, कौन से मॉलिक्यूल्स? ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना, ये किससे बॉन्डेड रहता है, किससे बंधे हुए रहता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और वो कई सारे ऐसे हो सकते हैं जैसे वीक डायपोल इंटरेक्शन, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बन सकता है, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? वीक डायपोल इंटरेक्शन क्या होगा वो अपन आगे देखेंगे, है ना। फिलहाल भाई ये जो मॉलिक्यूल्स है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स के जो बेसिकली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बॉन्डेड रहते हैं, मतलब ये बंधे हुए रहते हैं, है ना। किसी ने अगर पूछा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो किससे बंधे रहते हैं तो बोलना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए रहते हैं, ना। अब कौन से हो सकते हैं? वो हो सकता है वीक डायपोल इंटरेक्शन और एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर डायपोल इंटरेक्शन कैसा रहता है? एकदम वीक रहते हैं। तो बिकॉज इसलिए थर्ड पॉइंट अपन ऐसा बोल सकते हैं
बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मोलिकुलर सॉलिड आर सॉफ्ट सब्सटेंस विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बहुत ज्यादा कैसा है, वीक है, इसीलिए मोलिकुलर सॉलिड कैसा रहेगा, एकदम सॉफ्ट सब्सटेंस, एकदम नरम टाइप का सब्सटेंसेस रहेगा, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा रहेगा, एकदम लो रहेगा। बात समझ में आ रही क्या? देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, वीक, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बहुत ज्यादा कमजोर रहता है, वीक होने के वजह से भाई ये जो मोलिकुलर सॉलिड वो कैसा सब्सटेंस हो जाता है, सॉफ्ट सब्सटेंस। क्योंकि ये सॉफ्ट सब्सटेंस हो जाता है, एकदम नरम सब्सटेंस हो जाता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, एकदम लो होगा। बात समझ में आई कि नहीं आ रही है? बात आई तो चलो चौथा पॉइंट पढ़ते हैं अपन। चौथा पॉइंट दिया हुआ है, दिस सॉलिड्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड आर गुड इंसुलेटर। और भाई ये जो सॉलिड है, ये जो मोलिकुलर सॉलिड जो है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कैसे, एकदम पुअर, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है ई के बराबर जो है पास होगी, है ना। और ये गुड इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं होती, जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसे अपन बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे ये जो मार्कर को आप देख पा रहे हो, ये मार्कर जो है इसे बोलते हैं अपन इंसुलेटर। ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, जो मिलेबल से बना हुआ है, ये जो मिलीमाइन से जो ये जो बना हुआ है ये भी क्या है, ये भी तो इंसुलेटर है, राइट। वाल जो देख रहे हो आप ये भी इंसुलेटर है ना। लेकिन बेसिकली ये जो आप तार बोलते हैं, जो वायर वगैरह जो है, वायर के अंदर में जो रहता है ना कंडक्टर, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो कंडक्टर होता है। और एक होता है सेमी कंडक्टर, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाया करता है, उसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपना चौथा टाइप है हमारा मेटालिक सॉलिड या फिर मेटालिक क्रिस्टल। मेटल्स, चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट मेटल्स आर मेलेबल, दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। मतलब मेटल जो होते हैं ये हमेशा मिलेबल होते हैं। कैसे होते हैं, मिलेबल का मतलब ऐसा कि कोई अगर मेटल है, उस मेटल को अगर आप हैमर से मतलब हथौड़े से अगर आप मारोगे तो एक पतली सी शीट ऐसी जो है वो फॉर्म हो जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं कि जो मेटल जो है वो हमेशा क्या होता है, मेलेबल। अगर आप उसको हैमर से मारोगे तो पतले शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर है। फिर सेकेंड पॉइंट, मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मतलब मेटल कैसे होते हैं, डक्टाइल का मतलब ये होता है कि भाई पतले जैसे कुछ वायर्स वगैरह को ड्रॉ कर सकते हैं, वायर जैसा स्ट्रक्चर। अगर आपको यहाँ पर देख सकते, ये जो इमेज है, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मेटल्स है वो कैसा है, डक्टाइल शेप का, मतलब वायर के फॉर्म में जो है आप इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो, है ना। और मेटल्स, थर्ड पॉइंट, मेटल हैव गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। और मेटल तो एज वी नो दैट, सभी लोग जानते हैं कि जो मेटल जो है ये गुड कंडक्टर यानी प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यहाँ तक कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है ना। कुछ एग्जाम्पल इसके, जैसे एयू मतलब क्या होता है, गोल्ड, एयू मतलब गोल्ड। एफई मतलब आयरन, जो कि बहुत अच्छा कंडक्टर है। फिर है एल मतलब क्या है, एल्यूमिनियम। फिर है सीयू मतलब कॉपर के वायर बने रहता है। एजी का मतलब क्या होता है, सिल्वर, एजी मतलब सिल्वर। और पीबी मतलब लेड। इतने एग्जाम्पल होते हैं किसके, मेटालिक सॉलिड के। तो इस तरह से जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।